लोगों को यही लगता था कि मैं स्पिरिट हॉल का सबसे शरारती लड़का अपने दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ की तरह सिर्फ एक शक्तिशाली मगरमच्छ मार्शल सोल ही प्राप्त करूंगा। लेकिन मेरे मार्शल सोल जागरण समारोह के दौरान अचानक सुनहरी रोशनी आसमान को चीरती हुई ऊपर उठ गई। उसी पल एक लाल रंग का दिव्य एल्फ, जिसके पीछे सुनहरा जादुई मंडल चमक रहा था, बेहद भव्य अंदाज में प्रकट हुआ। उसकी पवित्र आभा इतनी प्रबल थी कि उसने हॉल के भीतर मौजूद एंजेल प्रतिमा तक को मानो तुच्छ समझ लिया। यह दृश्य देखकर सभी उपासक और बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उसी समय मैं स्पिरिट हॉल के एक शानदार महल की छत पर बैठा आसमान को निहार रहा था। मैं मन ही मन बुदबुदाया, इस दुनिया में आए हुए मुझे पूरे 6 साल हो चुके हैं। आखिरकार आज मेरा मार्शल सोल जागने वाला है। मैं भी एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। अगर मुझे गोल्डन क्रोकोडाइल किंग जैसा शक्तिशाली मार्शल सोल मिल जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। जब से मेरा पुनर्जन्म स्पिरिट हॉल के दूसरे उपासक गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ के पोते के रूप में हुआ था, तब से मैं अपने दादाजी की ताकत और प्रतिष्ठा के कारण बेहद आरामदायक और ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहा था। मैं हर दिन नई नई शरारतें करता और पूरे स्पिरिट हॉल में हंगामा मचा देता। लेकिन ऐसी जिंदगी मेरी मंजिल नहीं थी। मैं हर दिन यही सोचता रहता कि आखिर मेरा मार्शल सोल कैसा होगा। तभी अचानक मेरे पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो कियान रेनश्वे मेरे पास खड़ी थी। उसने नाराज होकर कहा, आज रात तुम्हारा मार्शल सोल जागरण समारोह शुरू होने वाला है और तुम अभी तक यहाँ बैठे हो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, बस कुछ बातें सोच रहा था, अभी चलता हूँ। फिर मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन तुमने तो कल कहा था कि तुम पूरे 1 महीने मुझसे बात नहीं करोगी, फिर आज खुद मेरे पास क्यों चली आई? मेरी छोटी बहन। ये सुनते ही वह गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे छोटी बहन मत कहा करो, मुझे बड़ी बहन कहो। मैं तुमसे पूरे 3 साल बड़ी हूँ। मैं हंसते हुए बोला, नहीं, मैं तो तुम्हें छोटी बहन ही कहूंगा। छोटी बहन, छोटी बहन। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से में अपने गाल फुला लिए। असल में वह मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि मैं हमेशा खुद को उसका बड़ा भाई क्यों कहता हूँ। मैंने उससे पहले भी कहा था कि अगर वह एक बार मुझे बड़े भाई कह दे तो मैं उसे बड़ी बहन बुलाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बड़े भाई कहा, मैंने तुरंत अपना वादा तोड़ दिया और फिर से उसे छोटी बहन कहना शुरू कर दिया। उस दिन वह इतनी नाराज हुई कि सीधे कियान दाओलियू और मेरे दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। लेकिन किसी ने भी मेरी डांट नहीं लगाई। उल्टा मेरे दादाजी जोर से हंस पड़े और बोले, मेरा पोता सचमुच बहुत होशियार है। ये सुनकर कियान रेनश्वे को लगा जैसे पूरे स्पिरिट हॉल का आसमान ही अंधेरा हो गया हो। पुरानी बात याद आते ही उसने हल्की सी नाक सिकोड़कर कहा, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी चलो। दादाजी और बाकी सभी लोग काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने बेफिक्र होकर जवाब दिया, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी वे सब खाली बैठे हैं, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर एल्डर हॉल में सभी उपासक पहले से इकट्ठा होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर मैं कौन सा मार्शल सोल प्राप्त करने वाला हूँ। लेकिन जब काफी देर तक मैं नहीं पहुंचा तो गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ गुस्से से दांत पीसने लगे। यह बदमाश लड़का, इसे समय की कोई कद्र ही नहीं है, आने दो इसे, आज इसकी अच्छी खबर लेता हूँ। तभी डेमन कॉन्करिंग डोलुओ की आंखें चमक उठी। वह हंसते हुए बोला, दूसरे भाई, मैं तो कब से उस शरारती बच्चे को सबक सिखाना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो आज मैं अपनी पान लॉन्ग स्टाफ से इसकी अच्छी तरह पिटाई कर दूं। जब से मैंने चलना सीखा था, पूरे स्पिरिट हॉल में मेरी शरारतों का आतंक था। मैं हर दिन कोई न कोई नया मजाक करता और पूरे महल को सिर पर उठा लेता। डेमन कॉन्करिंग डोलुओ भी कई बार मेरी शरारतों का शिकार बन चुका था, इसलिए वह हमेशा मौका ढूंढता रहता था कि किसी दिन मेरा बदला ले सके। लेकिन मेरे दादाजी के डर से कभी हिम्मत वाले नहीं जुटा पाया। जैसे ही उसने मुझे मारने की बात कही, गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ ने उसे घूरते हुए कहा, 7वें भाई, लगता है तुम्हारी हड्डियां बहुत मजबूत हो गई हैं। क्या चाहोगे कि मैं तुम्हें रस्सी से बांधकर तुम्हारी ही पान लॉन्ग स्टाफ से तुम्हारी पिटाई करूं? यह सुनते ही वह तुरंत मुस्कुरा दिया, अरे दूसरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं हमारे छोटे जिन मियान को कैसे मार सकता हूँ? उसी समय मैं और कियान रेनश्वे धीरे धीरे एल्डर हॉल के भीतर पहुंच गए। दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ ने पहले तो मुझे घूरा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार आ ही गया तू, शरारती लड़के। मैं मुस्कुराते हुए उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मार्शल सोल जागरण समारोह तुरंत शुरू किया गया। जागरण पत्थर के सक्रिय होते ही पूरे हॉल में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। अगले ही क्षण मेरे शरीर से एक विशाल सुनहरा मगरमच्छ प्रकट हुआ। उसे देखते ही गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ जोर से हंस पड़े, लेकिन मैं उतना उत्साहित नहीं था। मेरे मन में तो भविष्य की योजनाएं चल रही थीं। सबसे पहले दादाजी से कहूंगा कि दुगुबो के अमर औषधि वाले बगीचे पर कब्जा कर लें। वहां मौजूद गोल्डन ड्रैगन फ्रूट मुझे मिल गया तो मेरी रक्त रेखा कई गुना शक्तिशाली हो जाएगी और मेरा गोल्डन क्रोकोडाइल किंग सीधे गोल्डन ड्रैगन किंग में विकसित हो सकता है। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, दिव्य साइन इन सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुका है। वर्तमान स्थान स्पिरिट हॉल, साइन इन सफल। इनाम दिव्य स्तर का मार्शल सोल मिरिस। अगला साइन इन स्थान स्टारडॉ महान वन। जैसे ही सिस्टम की आवाज समाप्त हुई, मेरे पूरे शरीर से असीमित पवित्र प्रकाश फूट पड़ा। सुनहरी रोशनी सीधे आसमान तक जा पहुंची। मेरे पीछे अचानक एक विशाल लाल रंग का दिव्य एल्फ प्रकट हुआ। उसके पीछे चमकता हुआ सुनहरा दिव्य मंडल दिखाई दे रहा था। उसके प्रकट होते ही पूरे एल्डर हॉल में भयानक दैवीय दबाव फैल गया।
यहाँ तक कि बाहर स्थापित विशाल एंजल प्रतिमा भी अपने आप चमकने लगी, लेकिन उसकी रोशनी भी मिरिस के सामने एक जुगनू जैसी लग रही थी। पूरा एल्डर हॉल सन्न रह गया। सभी उपासकों के चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ खुशी से जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, कमाल कर दिया मेरे पोते ने। सिर्फ ट्विन मार्शल सोल ही नहीं बल्कि दूसरा मार्शल सोल तो दिव्य स्तर का है। उसी समय मेरे जागरण से पैदा हुई दैवीय ऊर्जा पूरे डोलुओ महाद्वीप में फैल गई। स्लॉटर सिटी, सी गॉड आइलैंड, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल क्लैन, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन, सभी शक्तिशाली संगठन इस असामान्य घटना की ओर आकर्षित हो गए। यहाँ तक कि देवताओं के लोक में बैठे देवता भी इस दिव्य आभा को महसूस कर चुके थे। शूरा गॉड ने मेरे प्रतिबिंब को देखते हुए उत्साहित होकर कहा, जन्मजात दिव्य स्तर का मार्शल सोल, ये लड़का सचमुच अद्भुत है। उसके मन में पहली बार अपने चुने हुए उत्तराधिकारी तांग सांड को लेकर पछतावा होने लगा। वहीं विनाश के देवता और जीवन की देवी भी मेरी चर्चा करने लगे। इतनी शुद्ध प्रकाश शक्ति, शायद प्राचीन एंजल गॉड भी इसके सामने फीके पड़ जाए। अगर इस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बना लिया जाए तो कैसा रहेगा। उधर एल्डर हॉल में मैं मन ही मन सिस्टम की तारीफ कर रहा था। मिरिस, प्रकाश तत्व का सर्वोच्च राजा, जिसे प्रकाश का देवता कहा जाता है। अब मेरी ताकत की सीमा की कल्पना करना भी मुश्किल था। कुछ ही देर बाद मिरिस की विशाल दिव्य आकृति धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। देखते ही देखते वह अपने प्रारंभिक रूप में लौट आया और प्रकाश की एक किरण बनकर वापस मेरे शरीर में समा गया। उसी के साथ पूरे एल्डर हॉल में फैली दिव्य आभा भी धीरे धीरे शांत हो गई। यह दृश्य देखकर दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ तुरंत अपनी जेब से एक क्रिस्टल बॉल निकाल लाए। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, आओ पोते, अब अपनी जन्मजात आत्मिक शक्ति की भी जांच कर लेते हैं। मैंने बिना कुछ कहे अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। अगले ही पल नीली रोशनी का तेज विस्फोट हुआ। कुछ ही सेकंड में पूरी क्रिस्टल बॉल पर दरारें पड़ गईं। लेकिन दादाजी के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई, क्योंकि यह क्रिस्टल केवल 20 स्तर से कम आत्मिक शक्ति वाले बच्चों की जांच के लिए बनाया गया था। अब जबकि यह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, इसका केवल एक ही मतलब था, मेरी जन्मजात आत्मिक शक्ति 20 स्तर से भी अधिक थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, एल्डर हॉल के बाहर से एक ठंडी और प्रभावशाली आवाज सुनाई दी, जिनमियान, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। अगले ही पल एल्डर हॉल का विशाल द्वार खुला। भीतर पोप बीबी डोंग प्रवेश कर रही थीं। उनके पीछे क्रिसेंथेमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ भी मौजूद थे। बीबी डोंग को देखते ही क्यान रेनश्वे का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वहीं दादाजी बिना देर किए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बीबी डोंग, तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें अभी पोप हॉल में होना चाहिए। बीबी डोंग ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उत्तर दिया, दूसरे उपासक, मैं स्प्रिट हॉल की पोप हूँ। एल्डर हॉल कोई प्रतिबंधित स्थान नहीं है। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? उनकी बात सुनकर कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने धीरे से दादाजी के पीछे से झांककर पहली बार बीबी डोंग को ध्यान से देखा। मन ही मन मैंने आह भरते हुए सोचा, इतनी सुंदर, इतनी प्रतिभाशाली, लेकिन अफसोस, आखिरकार यू श्याओगांग के प्रेम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठी। इसी दौरान बीबी डोंग की नजर मुझ पर आ गई। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम ही जिनमियान हो जिसने अभी अभी दिव्य स्तर का मार्शल सोल जगाया है। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादाजी ने तुरंत जवाब दे दिया, मेरा पोता ऐसा कभी नहीं करेगा। हम सभी उपासक उसके लिए काफी हैं। उसे किसी और गुरु की जरूरत नहीं। बाकी सभी उपासकों ने भी तुरंत उनका समर्थन किया। बीबी डोंग का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। वह मुझे हर हाल में अपने पक्ष में करना चाहती थी। उसी समय उनके भीतर छिपी राक्षस देवता की चेतना ने मेरी असली स्थिति महसूस कर ली। उसे पता चल गया कि मैं केवल दिव्य मार्शल सोल का स्वामी ही नहीं, बल्कि एक दुर्लभ डुअल मार्शल सोल का भी मालिक हूँ। बीबी डोंग के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शिष्य बनने या न बनने का निर्णय आप लोग नहीं करेंगे। यह फैसला खुद इस बच्चे को करने दीजिए। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं सही कह रही हूँ? छोटे बच्चे, दादाजी कुछ बोलते, उससे पहले ही मैंने आगे बढ़कर जवाब दिया, आंटी सही कह रही हैं। आंटी, ये शब्द सुनते ही बीबी डोंग का चेहरा एक पल के लिए गुस्से से लाल पड़ गया। लेकिन मैंने जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसी शांति से आगे कहा, लेकिन मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी बात सुनते ही दादाजी जोर से हंस पड़े। सुना बीबी डोंग, मेरे पोते ने खुद तुम्हें मना कर दिया। अब कृपया वापस पोप हॉल लौट जाइए। बीबी डोंग ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा। उनके चेहरे पर अब पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। उन्होंने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, जिन मियान, शायद तुम्हें अब भी अपनी स्थिति का पूरा अंदाजा नहीं है। डुअल मार्शल सोल होना जितना बड़ा वरदान है, उतना ही बड़ा अभिशाप भी है। अगर पहले मार्शल सोल में सोल रिंग जोड़ने के बाद दूसरे मार्शल सोल में सोल रिंग जोड़ोगे तो दोनों शक्तियों के बीच भयंकर टकराव होगा। जरा सी गलती भी तुम्हें विस्फोट कर मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। उनकी बात सुनते ही पूरा एल्डर हॉल शांत हो गया। सभी उपासकों के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि उन्होंने सचमुच ऐसे कई डुअल मार्शल सोल धारकों को देखा था जो सोल रिंग्स के टकराव के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। बीबी डोंग ने आगे कहा, लेकिन मैं भी डुअल मार्शल सोल की धारक हूँ। मेरे पास इस समस्या को हल करने का तरीका है। अगर तुम मेरे शिष्य बन जाओ तो मैं तुम्हें यह विधि सिखा सकती हूँ। यह सुनते ही दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ के चेहरे का भाव बदल गया। उन्हें बीबी डोंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अगर मेरे भविष्य की बात थी तो वह अपने अहंकार को भी छोड़ सकते थे। ठीक उसी समय जब वह
कुछ बोलने वाले थे, मैंने पहले ही एक कदम आगे बढ़ा दिया। मैंने विनम्रता से कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद पोप महोदया, लेकिन मैं फिर भी आपका शिष्य नहीं बनूंगा। बीबी डोंग ने भौहें सिकोड़ ली। जिन मियान, अच्छी तरह सोच लो, यह तुम्हारे भविष्य का सवाल है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं इस दुनिया का सामान्य बच्चा होता तो शायद उनके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेता, लेकिन मैं एक ट्रांस माइग्रेटर था। मुझे अच्छी तरह पता था कि बीबी डोंग का तरीका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास अभी अभी जागा हुआ दिव्य साइन इन सिस्टम था। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। मैंने पूरी दृढ़ता से उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपना निर्णय ले चुका हूँ। आगे चाहे जो भी हो, मैं उसकी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे इन शब्दों के बाद बीबी डोंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें अपने आज के फैसले पर पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर वह मुड़ी और क्रिसेंथेमम डोलुओ तथा घोस्ट डोलुओ को साथ लेकर एल्डर हॉल से बाहर चली गई। मार्शल सोल जागरण समारोह भी यहीं समाप्त हो गया। उसके बाद मैं अपने दादाजी के साथ वापस हमारे महल लौट आया। कमरे में पहुंचते ही दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, जिन मियान, आज तुमने बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं मुस्कुराकर बोला, दादाजी, मैं शुरू से ही बीबी डोंग को पसंद नहीं करता। वह बहुत चालाक है और अपने जुनून में सही गलत का फर्क भूल जाती है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। दादाजी ने कुछ क्षण मुझे देखा, फिर संतोष से सिर हिला दिया। ठीक है, अगर तुम्हें अपने फैसले पर भरोसा है तो मुझे भी तुम पर भरोसा है, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले अपने दादाजी को बताना। थोड़ी देर रुककर उन्होंने फिर पूछा, अब बताओ, तुम सबसे पहले किस मार्शल सोल का प्रशिक्षण शुरू करना चाहते हो? मैंने बिना एक पल घमवाए जवाब दिया, गोल्डन क्रोकोडाइल किंग। जहाँ तक मिरिस की बात है, वह एक दिव्य स्तर का मार्शल सोल है। मैं उसका प्रशिक्षण तब शुरू करूंगा जब मैं टाइटल डोलुओ के स्तर पर पहुंच जाऊंगा। अभी उसे विकसित करना केवल उसकी क्षमता को व्यर्थ करना होगा। मेरी बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देने लगा। उन्हें खुशी थी कि मैं केवल ताकत देखकर अंधा नहीं हुआ, बल्कि भविष्य की योजना भी समझदारी से बना रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, आज अच्छी तरह आराम करो, कल से मैं खुद तुम्हें पहला सोल रिंग दिलाने ले चलूंगा। मैंने तुरंत सिर हिलाते हुए दादाजी को रोक दिया। दादाजी, अभी सोल रिंग्स लेने की कोई जल्दी नहीं है। मैं पहले 1 महीने तक अपने शरीर की नींव मजबूत करना चाहता हूँ। जब मेरा शरीर पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा तभी पहली सोल रिंग अवशोषित करूंगा। इतना कहते हुए मैंने अपनी जेब से एक मोटी नोटबुक निकाली और दादाजी की ओर बढ़ा दी। दादाजी, यह मेरा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मैं चाहता हूँ कि आप और बाकी सभी उपासक दादाजी इसी योजना के अनुसार मेरा कठोर प्रशिक्षण कराएं, और इसमें जिन जिन प्रशिक्षण उपकरणों की सूची है, कृपया उन्हें भी मेरे लिए तैयार करवा दीजिए। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ ने योजना को ध्यान से पढ़ा। कुछ देर बाद उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, इसकी व्यवस्था मैं खुद करूंगा। समय तेजी से बीत गया। 1 सप्ताह बाद स्पिरिट हॉल के विशाल प्रशिक्षण मैदान में मैं पूरी ताकत से दौड़ लगा रहा था। मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। हर सांस पहले से कहीं ज्यादा भारी होती जा रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे पीछे पीछे डेमन कॉन्करिंग डोलुओ आराम से चलते हुए अपनी पान लॉन्ग स्टाफ कंधे पर टिकाए मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अरे छोटे जिन मियान, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए? तुम्हारी रफ्तार तो लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने अपनी पान लॉन्ग स्टाफ को हवा में हल्का सा घुमाया। अगर तुमने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो मेरी यह लाठी सीधे तुम्हारे पीछे पड़ेगी। मैंने दांत भींच ली। मैं अभी और तेज दौड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा शरीर अब अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका था। अगले ही पल पान लॉन्ग स्टाफ हवा को चीरती हुई आई और सीधे मेरे पीछे जोर से लगी। मैं दर्द से उछल पड़ा और अनायास ही आगे की ओर दौड़ने लगा। डेमन कॉन्करिंग डोलुओ जोर से हंस पड़े। मैंने कहा था ना, अभी भी तुम्हारे अंदर और ताकत बची हुई है। दर्द सहते हुए मैंने पीछे मुड़कर डेमन कॉन्करिंग डोलुओ की ओर चिल्लाकर कहा, बूढ़े डेमन, आप मुझसे निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं। यकीन मानिए, एक दिन आपकी पान लॉन्ग स्टाफ उठाकर सीधे गड्ढे में फेंक दूंगा। मन ही मन में लगातार शिकायत करता रहा। जब से दादाजी और बाकी सभी उपासकों ने मेरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली थी, तब से मेरी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं रह गई थी। मेरी बात सुनकर डेमन कॉन्करिंग डोलुओ के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अच्छा, लगता है हमारे छोटे जिन मियान में अभी भी बहुत ताकत बाकी है, तो चलो आज तुम्हारी ट्रेनिंग का स्तर थोड़ा और बढ़ाते हैं। इतना कहते ही उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति पान लॉन्ग स्टाफ में भर दी। अगले ही पल वह विशाल डंडा बिजली की तरह मेरी ओर उड़ता हुआ आया। मैं घबरा गया। मेरे पास अपनी रफ्तार बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरा दिन इसी तरह भागते बचते और मार खाते खाते आखिरकार मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई। मैं अपने दर्द से कराहते हुए कूल्हों को सहलाता हुआ वापस अपने छोटे से आंगन में पहुंचा। जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरी नजर झूले पर अकेली बैठी कियान रेनिशवे पर पड़ी। वह कहीं खोई हुई थी। मैं उसके पास गया और हाथ हिलाकर बोला, कियान रेनिशवे, क्या हुआ? मेरी आवाज सुनकर वह किसी गहरी सोच से बाहर आई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। तुम आ गए। पूरा दिन ट्रेनिंग की है, बहुत थक गए होगे, है ना? मैंने सीना चौड़ा करते हुए कहा। थक गया? मेरी शारीरिक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि दादाजी लोगों की ये ट्रेनिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मैं उसके पास वाले झूले पर बैठने लगा, लेकिन जैसे ही मेरा शरीर लकड़ी
खड़ी की सीट से टकराया। दर्द की तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। मेरी हालत देखकर कियान रेनशवे अपनी हंसी रोक नहीं सकी। कुछ देर हंसने के बाद उसने अपनी जेब से एक छोटी सी दवाई की शीशी निकाली। जिद मत करो, यह मेरे दादाजी द्वारा तैयार की गई सबसे बेहतरीन मरहम है। आओ मैं लगा देती हूँ। ये सुनते ही मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हुए कहा, न नहीं, मैं खुद लगा लूंगा। मेरी घबराहट देखकर उसके चेहरे पर और भी प्यारी मुस्कान आ गई। इतनी शर्म किस बात की, मैंने तुम्हें पहली बार थोड़े ही देखा है। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना मेरी बात सुने सीधे कमरे के अंदर ले गई। कुछ मिनट बाद मैं लाल चेहरा ली कमरे से बाहर निकला। मेरे पीछे पीछे कियान रेनशवे मुस्कुराते हुए बाहर आई। हम दोनों फिर से झूले पर जाकर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों के बीच पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में पूछा, जिन मियान, अगर किसी दिन मुझे तुमसे बहुत दूर जाना पड़े और मैं बहुत लंबे समय तक वापस न आ सकूं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? उसके शब्द सुनते ही मैं समझ गया कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। मुझे पहले से पता था कि बीबी डोंग पूरे डोलुओ महाद्वीप पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। स्प्रिट हॉल के पास शक्तिशाली आत्मिक गुरुओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दूसरे साम्राज्यों के भीतर उनकी पकड़ बहुत कमजोर थी। इसीलिए बीबी डोंग ने गुप्त रूप से जासूस भेजने की योजना बनाई और इस काम के लिए कियान रेनशवे से बेहतर कोई नहीं था। 6 पंखों वाले दिव्य एंजेल की उत्तराधिकारी, 20 स्तर से अधिक जन्मजात आत्मिक शक्ति, असाधारण प्रतिभा और सबसे बढ़कर शाही परिवार में घुल मिल जाने लायक व्यक्तित्व। बीबी डोंग के लगातार दबाव और मानसिक खेल के बाद आखिरकार कियान रेनशवे ने यह मिशन स्वीकार कर लिया। ये सोचकर मेरा मन भारी हो गया। स्पिरिट हॉल की सबसे प्यारी राजकुमारी, इतनी महान प्रतिभा, उसे अपनी असली पहचान छिपाकर एक साधारण जासूस की तरह जीना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी केवल 6 साल का बच्चा था। चाहे मेरी पहचान कितनी भी खास क्यों ना हो, इतनी बड़ी बात बदलने की ताकत अभी मेरे पास नहीं थी। फिर भी मैंने मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं कियान रेनशवे का भविष्य कभी पहले जैसा नहीं होने दूंगा। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कियान रेनशवे की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ, चाहे तुम राख ही क्यों ना बन जाओ, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि मैं तुम्हें एक नजर में पहचान लूंगा। मेरी बात सुनते ही पहले तो कियान रेनशवे के चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन अगले ही पल उसने हल्के से मेरे सिर पर मुक्का मार दिया। क्या मतलब, तुम मुझे राख बनने का श्राप दे रहे हो? मैंने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और सफाई देते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था। और तुम भी तो एक लड़की हो, थोड़ा शांत और नरम स्वभाव नहीं रख सकती? इतनी हिंसक रहोगी तो भविष्य में तुमसे शादी कौन करेगा? ये सुनते ही उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी कस ली। क्या कहा तुमने? मैं हिंसक हूँ? और अगर हूँ भी तो क्या हुआ? मुझे जैसी हूँ वैसी ही रहना पसंद है। अगर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा तो मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं। उसकी बातें सुनकर मैंने जानबूझकर गहरी सांस ली और नाटक करते हुए कहा, अरे तुम्हारी हालत तो सच में बहुत दयनीय है। चलो मैं ही तुम पर दया कर देता हूँ। अगर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा तो मैं ही तुमसे शादी कर लूंगा। मेरी बात सुनते ही कियान रेनशवे का चेहरा लाल हो गया। उसने झेंपते हुए कहा, तुम अभी छोटे से बच्चे हो, तुम्हें शादी के बारे में क्या पता? और वैसे भी मैं तुमसे पूरे 3 साल बड़ी हूँ। मैंने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे 3 साल बड़ी हो? कहावत नहीं सुनी? 3 साल बड़ी पत्नी घर की सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर सच में कोई तुम्हें अपनाने नहीं आया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे शब्द सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी ओर देखा। सच? मैंने बिना झिझक सिर हिलाया। बिल्कुल सच, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुरंत उसने अपनी छोटी उंगली मेरी ओर बढ़ा दी। तो वादा करो, हमेशा याद रखोगे। मैंने भी अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली से फंसा दी। हम दोनों ने एक साथ कहा, उंगली की कसम, 100 साल तक भी यह वादा नहीं टूटेगा। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में किया गया वह छोटा सा वादा हमारी जिंदगी का सबसे कीमती पल बन गया। लेकिन उस दिन के बाद मैं कियान रेनशवे से बहुत कम मिल पाया। वह अपनी असली पहचान छिपाकर एक साधारण दासी का रूप धारण कर चुकी थी। अब वह तियांडो साम्राज्य के युवराज श्वे छिंघे के पास रहकर उसकी हर आदत, बोलचाल और व्यवहार सीख रही थी। यही उसकी भविष्य की गुप्त घुसपैठ की तैयारी थी। उधर मेरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी बदल चुकी थी। अब मेरी देखरेख स्वयं कियान दाओलियू कर रहे थे। शुरुआत में मुझे लगा था कि केवल प्रशिक्षक बदला है, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि असली मुसीबत अब शुरू हुई है। कियान दाओलियू की ट्रेनिंग पहले से कई गुना ज्यादा कठोर थी। वह बिल्कुल भी दया नहीं करते थे। और सबसे अजीब बात, जब भी मैं अनजाने में कियान रेनशवे का नाम ले लेता, उनका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता। वह बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकालते और मेरे पीछे दौड़ पड़ते। कई बार तो मुझे पूरे 10 किलोमीटर तक भागना पड़ता, तब जाकर उनकी नाराजगी शांत होती। लेकिन इस नरक जैसी ट्रेनिंग का असर भी साफ दिखाई देने लगा। मेरे शरीर की ताकत, गति और सहन शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। ट्रेनिंग खत्म होने के अगले दिन मैं अपने दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर स्टारडॉ महान वन की ओर रवाना हो गया। घोड़ा गाड़ी के भीतर मैं आराम से सीट पर टिककर बैठा था, लेकिन मेरे चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। मैंने दादाजी की ओर देखते हुए शिकायत भरे स्वर में कहा, दादाजी, आप आखिर बड़े उपासक से भिड़ क्यों नहीं जाते?
आपको अंदाजा भी है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी। मेरी बात सुनकर गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ बेबस होकर मुस्कुरा दिए। मुझे सब पता है, लेकिन समस्या ये है कि मैं उनसे जीत ही नहीं सकता। उनका जवाब सुनते ही मैं पूरी तरह चुप हो गया। कुछ पल बाद मैंने गहरी सांस लेकर हाथ हिलाया। ठीक है, इस बार उन्हें माफ कर देता हूँ। वैसे भी उनकी ट्रेनिंग की वजह से मेरी शारीरिक क्षमता उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मेरी बात सुनकर दादाजी मन ही मन मुस्कुरा दिए। असल वजह उन्हें अच्छी तरह पता थी। अगर मैंने उनकी प्यारी पोती कियान रेनश्वे का दिल न जीता होता तो शायद बड़े उपासक मेरे पीछे इतनी सख्ती से नहीं पड़े होते। कुछ देर बाद उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, इस बार तुम कितने साल पुराना सोल रिंग लेना चाहते हो? तुम्हारे शरीर की वर्तमान क्षमता देखकर लगता है कि लगभग 800 साल पुराना सोल रिंग आसानी से सहन कर लोगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं दादाजी, 800 साल मेरे लिए बहुत कम है। मेरे जैसे टैलेंट के लिए पहला सोल रिंग कम से कम 1000 साल पुराना होना चाहिए। मेरी बात सुनते ही दादाजी ने तुरंत मेरा कान पकड़ लिया। अरे शरारती लड़के, क्या दिव्य मार्शल सोल मिलते ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे? तुम जानते भी हो कि 100 साल और 1000 साल पुराने सोल रिंग में कितना अंतर होता है। मैंने जल्दी से अपना कान छुड़ाते हुए कहा, दादाजी मैं बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करता। मैं डुअल मार्शल सोल का स्वामी हूँ। मेरे पास एक सर्वोच्च बीस्ट मार्शल सोल है और दूसरा दिव्य स्तर का मार्शल सोल। मेरी जन्मजात आत्मिक शक्ति भी 20 स्तर से अधिक है। सिद्धांत के अनुसार मैं 1000 साल पुराने पहले सोल रिंग को पूरी तरह सहन कर सकता हूँ। दादाजी फिर भी आश्वस्त नहीं हुए। मैंने गंभीर स्वर में आगे कहा, अगर मैं शुरुआत से ही जोखिम उठाने से डर गया तो भविष्य में महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली आत्मिक गुरु बनने का सपना कैसे पूरा करूंगा? मेरी दलीलें सुनकर आखिरकार दादाजी ने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर जरा भी खतरा लगा तो मैं तुरंत तुम्हें रोक दूंगा। 2 दिन बाद हमारी घोड़ा गाड़ी स्टारडॉ महान वन के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गई। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे दिमाग में सिस्टम की परिचित आवाज गूंज उठी। होस्ट का स्थान सत्यापित किया जा रहा है। स्टारडॉ महान वन में सफलतापूर्वक साइन इन। बधाई हो, आपको दिव्य स्तर की आंतरिक साधना कला 9 सूर्य दिव्य कला प्राप्त हुई है। अगला साइन इन स्थान होली सोल विलेज। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही 9 सूर्य दिव्य कला की पूरी साधना विधि और उससे जुड़ी सारी अनुभूतियां मेरे मस्तिष्क में समा गई। मैं अपनी खुशी छिपा ही नहीं पा रहा था। यह साधना कला असाधारण थी। इसे पूर्ण करने के बाद न केवल शरीर बेहद मजबूत हो जाता था, बल्कि घाव भरने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि तांग सांड की प्रसिद्ध श्वेनतियन कला भी इसके सामने फीकी पड़ जाती। दौरों के जरिए मैंने 2 आत्मा शक्तियां जागृत की।